हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग मनी और बैंकिंग को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने नेशनल इनकम को कवर करा था, थोड़ा सा नेशनल इनकम के बारे में जानकारी हमने इकट्ठा करी थी और आप लोगों को वो वीडियो जो होगा वो सीबीएसई क्लास 12th इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगा। और भी सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत बेस्ट वीडियो है वो सब, ठीक है। और आज हम लोग मनी और बैंकिंग के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट है, वही सब सारे यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आप लोग 15 से 20 मिनट के अंदर में ये आपका मनी और बैंकिंग का चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। सबसे पहले मनी का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, तो मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो आने की मतलब वो क्यों लाया गया, तो क्यों लाया गया, क्यों? क्योंकि पहले उसके पहले क्या कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, एक पर्सन जो है उसके पास मान लो कि अगर राइस होता था, तो अगर उसे अब व्हीट चाहिए होता है, ठीक है, अगर मान लो कि उसको व्हीट की नीड होती है, तो वो वैसे इंसान को ढूंढता था जिसको व्हीट की जरूरत है, मतलब जिसके पास व्हीट है, ताकि वो उससे एक्सचेंज कर सके राइस के बदले। लेकिन ये भी बात है कि ये दूसरे इंसान को भी राइस की जरूरत होनी चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जिसकी वजह से मनी को इंट्रोड्यूस किया गया हमारी इकोनॉमी में और मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमारा सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जहां पर क्या किया जाता था, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। अब गुड्स है तो आप गुड्स दो भाई, और गुड्स लो, मतलब उसमें कोई पैसे का कोई रूल नहीं होता था। गुड वन को अब गुड टू के साथ जो है रिप्लेस कर दिया जाता था। इसको दूसरे इकोनॉमी भी बोलते थे हम लोग, कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी बोलते थे। क्या बोलते थे? कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी भी बोलते थे। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आता था बार्टर सिस्टम में, ये देखिए। अब देखिए, बार्टर सिस्टम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, खास कर अगर मान लो कि किसी को मान लो कि 1 केजी राइस अगर लेनी है, ठीक है, 1 केजी व्हीट के बदले, तो वो प्रॉपर मेजर्स वैल्यू नहीं होता था, है कि नहीं? 1 किलो, पहली बात तो पहले किलो वगैरह होता नहीं था और इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती थी कि 1 किलो कितना ही होगा, ठीक है, या 1 लीटर कितना ही होगा। तो वो सब सारे तो लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, एक तरीके से वैल्यू में कोई एक तरीके से वो मिसिंग रहती थी हमेशा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, हमेशा आप वही कमोडिटी को आप ले सकते हैं दूसरे इंसान से, अगर उसके पास वो कमोडिटी अवेलेबल हो। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक तरीके से प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। थर्ड है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। तो फ्यूचर पेमेंट में भी आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। लैक ऑफ स्टोरी ऑफ वैल्यू, वैल्यू को कभी स्टोर, जैसे कि आप मान लो कि आप रुपया आपके पास, तो आप जाके बैंक में जाके आप स्टोर कर सकते हो, है कि नहीं, आप रुपया को। लेकिन अगर गुड्स है तो गुड्स को स्टोर आप करते हो तो एक तरीके से वो डेप्रिशिएट होगा ही होगा, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू कम होगी आने वाले समय में, जो कि एक तरीके से जो है ड्रॉबैक दिखने को मिलता था बार्टर सिस्टम में। और लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, उसको डिवाइड कैसे करें, उसकी डिविजिबिलिटी हम लोगों को सही तरीके से पता नहीं लग पाता था। तो एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को हटाकर मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। और मनी मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच आर जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और क्या है मनी? क्या है? एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करने लगा। मतलब पैसा से आप कोई भी चीज खरीद सकते हो, सेल भी कर सकते हो, और एक तरीके से आप बाय भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और यूनिट भी है इसका कि भाई 1 किलो, एक किलो राइस का क्या दाम होगा, ठीक है, या 1 लीटर पेट्रोल का क्या प्राइस होगा। तो वो सब सारी चीजें एक तरीके से इनबिल्ट हो गई, जो कि एक तरीके से मेजर एक्ट करने लगा कि स्टोर ऑफ वैल्यू भी अच्छे से होने लगा। फ्यूचर पेमेंट भी आपको करना है, जैसे मान लो कि आपने किसी से काव लिया, गाय लिया, तो पता है कि आपको भाई अगर 4 महीने में पेमेंट करना है, 4 मंथ में पेमेंट करना है, तो एक तरीके से कितने हिसाब से हर एक महीने कितना पैसा मेरे को देना है। तो पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन होती है मनी के थ्रू, है कि नहीं? तो मनी के दो फंक्शन देखने को मिलते हैं, पहला प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है आपका सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन, जैसे बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है ना, बैंक क्या करता है? दो काम करता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि एक तो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, कि भाई जो भी पैसा आ रहा है उसको डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाए। और दूसरा क्या करते हैं, एक तरीके से हम लोग जो, या फिर बैंक जो क्या करता है, लोन्स और एडवांसेस देता है और लोगों को जिनको जरूरत होता है। सेम उसी तरीके से मनी जो है, पहली बात तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप पैसे को एक्सचेंज कर सकते हैं। और दूसरा है ये वैल्यू, और एक यूनिट ऑफ वैल्यू को मेजर करता है, कि भाई एक जो आपकी पैसे की वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी यूनिट की वैल्यू क्या होने वाली है, उसके बारे में पता लगाती है। सेकेंडरी फंक्शन देखा जाए, इसके अलावा ये तो काम करना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है, फ्यूचर पेमेंट में भी ये मदद करता है कि फ्यूचर में किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। डिफर्ड का मतलब फ्यूचर पेमेंट।
वैल्यू को स्टोर भी करता है, ट्रांसफर करता है वैल्यू को। मतलब क्या, एक जगह से मान लो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अगर कोई भी चीज ट्रांसफर करना है पैसे के रूप में, तो आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हो और इसमें आराम से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये सब जनरली आपको देखने को मिल रहा होगा सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो सप्लाई ऑफ मनी, तीन कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। एक होता है सप्लाई ऑफ मनी, एक होता है स्टॉक ऑफ मनी, एक होता है कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी करता कौन है वो समझिए। देखिए, सप्लाई ऑफ मनी जो करता है हमारे देश का जो आरबीआई होता है, एक तरीके से सेंट्रल बैंक, वो करके चलता है। सप्लाई ऑफ मनी हमेशा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा, जितना पैसा अवेलेबल है इकोनॉमी में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम लोग एक तरीके से सप्लाई ऑफ मनी बोलेंगे। इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक और अ पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कि जितना भी पैसा, मान लो कि जैसे 12 जनवरी को हमने बोला कि 12 जनवरी में लोगों के पास जो है वो 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ मनी कितना है अभी, 10 करोड़ का है। ठीक है, एक होता है स्टॉक ऑफ मनी विद अ गवर्नमेंट। जो भी स्टॉक ऑफ मनी है गवर्नमेंट का या फिर बैंकिंग सिस्टम में है, वो कभी भी मनी सप्लाई का जो पार्ट है वो नहीं बन पाता। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता। तो हमेशा याद रखिएगा, सप्लाई ऑफ मनी में कौन से मनी होते हैं, हमेशा जो पब्लिक के पास होते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में। उसको जैसे गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, या बैंकिंग सेक्टर में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो वो सब कभी भी हम लोग एक तरीके से उसको स्टॉक ऑफ मनी या सॉरी सप्लाई ऑफ मनी नहीं बोलेंगे। इसको क्या, सप्लाई ऑफ मनी कभी भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसा एक तरीके से स्टॉक में पड़ा हुआ है और जो है उसको कभी भी सप्लाई के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई अगर देखा जाए तो चार तरीके से कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, एक होता है M1, एक होता है M2, एक होता है M3 और एक होता है M4। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों को इम्पोर्टेंट है कि ये चार मनी सप्लाई के तरीके होते हैं जो आरबीआई है अपनाती है। करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। जनरली कि जितने भी लोगों का पैसा जो जमा है बैंक के पास, उसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। जितना लोगों के पास पैसा है और जितना डिमांड डिपॉजिट, मतलब जितना लोगों ने, पीपल्स ने जितना बैंकों में रखा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग एक तरीके से क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट विद अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा जो लोगों का रखा हुआ है, तो वो सब दोनों को मिला देंगे तो हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई उसको बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, चार होते हैं भाई। M1 अभी मैंने बताया। C मतलब क्या होता है, करेंसी विद द पब्लिक। ठीक है, करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी होगा विथ पब्लिक। तो जितना पैसा पब्लिक के पास है, करेंसी विद द पब्लिक। इसमें करेंसी का मतलब होता है इसमें जितने भी नोट्स हैं और जितने भी कॉइन्स हैं उन दोनों को मिलाएंगे तब हमारा क्या निकलता है, एक तरीके से करेंसी विद द पब्लिक। फिर DD अभी हमने पढ़ा, डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट विद अ कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स विथ अ कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा लोगों का रखा हुआ है। फिर अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट लिक्विड एसेट जो कि आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा हुआ है। तो इन तीनों को पैसे को मिलाते हैं तो हमारा क्या लिखता है, एक तरीके से M1। ठीक है, और लिक्विड एसेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हो गया, अगर M1 के साथ अगर प्लस कर देंगे हम लोग पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस का पैसा अगर हम लोग जोड़ देंगे, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं वो जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में पैसा, तो अगर उन पैसों को जोड़ देंगे M1 के साथ तो वो M2 निकल जाएगा। M3 में M1 के साथ, देखो यहाँ पर सर M1 सिर्फ याद रखना आपको, फिर M2 में M1 के साथ पोस्ट ऑफिस का पैसा जितना भी है, फिर M3 में M1 के साथ टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। देखो डिमांड डिपॉजिट तो आप समझते हैं कि जो लोगों ने जमा करके रखा है सेविंग अकाउंट में खास करके। ठीक है, कहाँ पर रखा जाता है, सेविंग अकाउंट में। लेकिन जो टाइम डिपॉजिट होता है जैसे आरडी हो गया, एफडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है वो क्या होता है भाई, याद रखना, रिकरिंग डिपॉजिट होता है जो हर एक महीना आप कुछ अमाउंट ऑफ पैसा जमा करते हो बैंक में और आपको फिर 10-12 साल के बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। ठीक है, मतलब हर एक महीना इसको जमा करना पड़ता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में हर एक महीना नहीं, आपको एक बार आपने क्या करा, मान लो 50,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट करा दिया 5 साल के लिए, तो 5 ईयर्स के बाद आपको वो पैसा मिलेगा, मतलब एक बार में। रिकरिंग डिपॉजिट हर महीना मंथली वाइज आपको जमा करना होता है और आपको 10 साल तक जमा करते रहना होता है। उसके बाद फिर आपको 10 साल के बाद इकट्ठे पैसा इंटरेस्ट के साथ जो होगा वो आपको मिल जाएगा, जो भी उसमें बॉन्ड पेपर में लिखा गया होगा। ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट समझ में आ गया। फिक्स डिपॉजिट M4 होता है। M4 क्या होता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद अ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग द डिपॉजिट ऑन अ NSE। NSE का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट।
तो देखो M4 जनरली याद करना कि M3 प्लस जो टोटल डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के साथ, ठीक है, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के साथ। और इसमें एक्सक्लूड क्या करते हैं, एक्सक्लूडिंग इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, नेशनल सेविंग जो सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट इशू करती है बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, वो सब सारा कभी भी इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है, ठीक है। तो ये मेजर था आपके, खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ से जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगर देखा जाए सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन होता है भाई, हमारे देश का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे देश में मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है और एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है भाई, रेगुलेट करता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, एक तो बैंक ऑफ इशूज, पहली बात है कि बैंक क्या करता है, ये इशू करता है भाई। बैंक ऑफ इशूज, बैंक ऑफ इशूज का मतलब नोट्स वगैरह करेंसी वगैरह जो होता है वो एक तरीके से इशू करता है। दूसरा हो गया बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बैंकर्स बैंक है और सुपरवाइजर है, सारे बैंक को सुपरवाइज करके चलता है, कोई गलत कदम उठाता है तो उस पर पेनल्टी वगैरह लगाता है। तीसरा होगा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जैसे कि आपको पता ही होगा सीआरआर के थ्रू, एसएलआर के थ्रू, अभी आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है, ये सब के थ्रू ये कंट्रोल करके चलता है, ठीक है, क्लियर। और पैसे को कंट्रोल करके चलता है। फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि अगर कहीं भी पैसा नहीं मिलेगा तो अगर बैंक जाएगा तो कहाँ जाए, वो एक तरीके से आरबीआई के पास जाके वो पैसा ले सकता है, ठीक है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भी फॉरेन एक्सचेंज आता है, डॉलर आता है, यूरो आता है, वो सबका कस्टडी किसके पास रहता है, आरबीआई के पास रहता है। और एक लास्ट वहां है जो छठा है, वो क्या है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का जो बैंक होता है वो कौन होता है, एक तरीके से सेंट्रल बैंक आरबीआई होता है। इसमें एक बात याद रखना है कि मनी क्रिएशन, मनी क्रिएशन मतलब मनी मल्टीप्लायर, याद रखिएगा, क्या याद रखना है, मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है 1/LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। ये क्या होता है, लीगली जो पैसा आरबीआई मतलब जो कमर्शियल बैंक है उनको एक तरीके से रिजर्व के तौर पर रखना होता है। देखो दो तरीके का लीगल रिजर्व रेशियो होता है, एक होता है सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, एक होता है एसएलआर जो स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। ये दोनों याद रखना है आपको। लीगल रिजर्व रेशियो दो तरीके का, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, एक स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो, क्या होता है, स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों चीज। मनी मल्टीप्लायर, तो यहाँ पर द कैपेसिटी ऑफ बैंक्स टू क्रिएट अ मनी ऑन अ क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड द लीगल रिजर्व रेशियो। मतलब एक बैंक कितना पैसा बना सकता है, जैसे मान लो कि एक बैंक कितना पैसा बना सकता है, अगर मान लो कि सीआरआर 1/CRR, अगर मान लेते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो को हम लोग लेते हैं, तो मान लो कि सीआरआर आरबीआई ने क्या रखा है, सीआरआर होता है वैसा वैसा रेशियो जो कमर्शियल बैंक को किसके पास, आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। तो याद रखना है इट इज अ पार्ट ऑफ एलआरआर विच इज टू बी केप्ट विद अ सेंट्रल बैंक, क्या होता है, वैसा अमाउंट जो कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है, कैश के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीआरआर, ठीक है, याद रखना है। मतलब हमेशा हर एक बैंक को कुछ ना कुछ पैसा जो होता है आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, तो सीआरआर के रूप में जमा रखती है, ठीक है। सीआरआर मान लो कि आरबीआई ने 20% फिक्स कर रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/20%, तो परसेंट को हटा दो ऊपर चला गया, तो 1/20 इंटू 100, इसका मतलब 25 जा 100, ठीक है। तो मतलब 5 टाइम्स वो पैसे बना सकता है। तो अगर मान लो कि 1,000 रुपया बैंक में आज जमा हुआ है, ठीक है, मतलब डिपॉजिट इतना हुआ है बैंक में, तो वो 1,000 का कितना, 5,000 रुपया इंटू 5, 5,000 रुपया उस पैसे का वो बना सकता है, 5,000 रुपया एक तरीके से कमा सकता है आगे आने वाले समय में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और 1/LRR जो है वो एक तरीके से याद करना, लीगल रिजर्व रेशियो। जैसे कि यहाँ पर बोला स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो भी होता है। अब देखो एसएलआर तो आप समझ गए, ठीक है, आप तो समझ गए एसएलआर क्या होता है भाई, एसएलआर होता है, एक सीआरआर क्या होता है वो हमने समझाया अभी, सॉरी। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व, मतलब वैसा पैसा जो कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना पड़ता है भाई, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, तो उसको हम लोग सीआरआर बोलते हैं। एसएलआर होता है वैसा पैसा जो कमर्शियल बैंक को खुद अपने पास रखना पड़ता है, ओन सेल्फ के पास, अपने आप के पास रखना पड़ता है, ठीक है। अपने आप के पास कमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट रखना पड़ता है इन द सर्टेन फॉर्म, जैसे कि इसको कैश के फॉर्म में भी रख सकता है, ठीक है, बॉन्ड के फॉर्म में भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी रख सकते हैं,
तो ये सब सारे फॉर्म में जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास, मतलब कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, उसको सीआरआर बोलते हैं। कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, उसको हम लोग एसएलआर बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। मनी मल्टीप्लायर को हम लोग के से डिनोट करते हैं, तो के इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा 1/LRR। ठीक है, याद रखना। अगर क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बात करना है तो कैसे होगा भाई, इनिशियल डिपॉजिट मान लो 100 रुपया था, इंटू करेंगे 1 बाई, मतलब 0 पॉइंट या 5 आ गया, मान लो अभी 1/20% रखे थे ना, तो 1/LLR कितना आ रहा था 5, तो यहाँ पे कितना 500 रुपया बना सकता है, या फिर 1000 रुपया जमा हुआ है तो एक तरीके से 5000 रुपया बना सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई परफॉर्म द फंक्शन। देखो कंट्रोल कैसे करती है भाई आरबीआई, तो रेट को बढ़ा के या घटा के करती है। ठीक है, मतलब दोनों तरीके से, क्वांटिटेटिव मेथड और एक क्वालिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटेटिव मेथड में क्या आता है, सीआरआर आ गया, सीआरआर के थ्रू वो भाई मेजर करके चलती है रेट वगैरह घटा बढ़ा के। फिर एसएलआर के थ्रू, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, ठीक, फिर इसके बाद आरआर रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, उसके बाद ये रेपो रेट है, ये फिर रिवर्स रेपो रेट है, ट्रिपल आर। ठीक है, और एक होता है बैंक रेट। तो ये सब सारे के थ्रू क्या करती है आरबीआई, जो है वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव जो तरीके से मेजर करके चलती है, जहां पर रेट्स वगैरह चेंज होता है। यहाँ पर क्या होगा, मोरल सुसेशन हो जाएगा। मोरल सुसेशन के थ्रू कंपनीज को सबको साथ में लेकर चलना है, किस तरीके से सारे बैंकों को। मार्जिन रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब सारे जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जिसके थ्रू आरबीआई क्वालिटी को चेक एंड बैलेंस करके चलती है, जो कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर देखा जाए, सबसे पहले बैंक रेट क्या होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में, बैंक रेट इट रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो बैंक रेट क्या होता है, वैसा रेट जिस रेट पर जो कमर्शियल बैंक होती है, जो कमर्शियल बैंक को लोन दिया जाता है, द रेट एट विच द आरबीआई गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है, अगर उसको कहीं भी पैसा नहीं मिल रहा है तो जनरली ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और इसको जो भी पैसा इसके पास दिया गया उसके हिसाब से जो सारे कमर्शियल बैंक पैसा जमा करते हैं, उसके हिसाब से इसको पैसा जो है वो मिलता है। रेपो रेट क्या होता है भाई, तो इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। क्या करती है आरबीआई, पैसा देती है किसको, कमर्शियल बैंक को, किस किस टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म को नीड्स को पूरा करने के लिए, उसको रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या बोलते हैं, द रेट एट विच द आरबीआई बोरोस मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब कभी कभी क्या होता है कि कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक होती है उनके पास मान लो कि 50 करोड़ रुपए उसको है उसके पास, अब वो लोन नहीं देना चाह रहा है, तो वो पैसा कहाँ डिपॉजिट कर दिया, मान लो कि आरबीआई के पास जमा कर दिया, आरबीआई के पास जमा कर दिया 50 करोड़, तो उसके बदले जो आरबीआई उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, ये जो भी रेट पर एक तरीके से आरबीआई एक्सेप्ट करती है उसके सरप्लस अमाउंट को, मतलब सरप्लस अमाउंट को एक्सेप्ट करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से रिवर्स, उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जो आरबीआई है वो एक तरीके से पैसा दे रहा है किसको, कमर्शियल बैंक को, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरबीआई को दे रहा है, आरबीआई दे रहा है इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक को। यहाँ पर क्या है कि कमर्शियल बैंक जो है वो इंटरेस्ट दे रहा है, ये इंटरेस्ट दे रहा है आरबीआई को, लेकिन यहाँ आरबीआई इंटरेस्ट रेट दे रही है कमर्शियल बैंक को, क्योंकि उसने पैसा वहां पर जमा किया है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम या टू द पब्लिक। ठीक है, आरबीआई क्या करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सेल करती है या फिर परचेज करती है, क्या करती है, सेल करती है या परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करती है। ठीक है, कौन, आरबीआई करती है सेल और परचेज किसके बिहाफ में भाई, एक तरीके से ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट के बिहाफ में वो सेल और परचेज करती है। अगर मान लो सेल कर दी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, एक तरीके का कागज होता है जिसमें लिखा हो रहता है कि हाँ भाई ये सरकार के द्वारा ये 10 करोड़ रुपए का कागज है, 10 करोड़ रुपए मतलब सेल कर दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर दिया, ये एक तरीका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जिस तरीके जमीन का पेपर रहता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर दिया, अब वो कौन ले लिया भाई, कमर्शियल बैंक ले लिया या पब्लिक ले लिया, उसके बदले आरबीआई को क्या दे दिया, वो पैसा दे दिया, सिंपल सी बात है। तो क्या कंट्रोल हुआ, यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्या होगा, इन्फ्लेशन आपको कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अब आरबीआई क्या कर ली, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस कर ली,
क्या कर ली, परचेस कर ली। तो परचेस कर ली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो उसके बदले आरबीआई ने क्या दिया इसको, आरबीआई ने इसको रुपया दे दिया। तो इससे क्या कंट्रोल हुआ, डिफ्लेशन। मतलब डिफ्लेशन का सिचुएशन कब आता है, जब इकोनॉमी में पैसा कम हो रहा हो, तो पैसा बढ़ाने की बात है, तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो गई। पैसा बढ़ा कैसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब 10 करोड़ का कागज लिया और 10 करोड़ रुपए थमा दिया, मतलब 10 करोड़ रुपए आ गया इसके पास। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। लीगल रिजर्व रेशियो में मैंने बताया था सीआरआर और एसएलआर होता है भाई। एसएलआर क्या होता है, बैंक अपने पास रखता है। बैंक जो होता है, ये कॉमर्शियल बैंक जो होता है, वो अपने पास रखता है, ठीक है, अपने पास रखता है जो पैसा, ठीक है, अपने पास। और इस सीआरआर के तहत क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होता है वो पैसा किसको देता है, पैसा जो होता है वो आरबीआई को देता है, ठीक है, आरबीआई को देता है, ठीक है, हमेशा कैश के फॉर्म में, ठीक है, याद रखना किसके फॉर्म में, हमेशा कैश के फॉर्म में जमा करती है, उसको हम लोग सीआरआर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सीआरआर एसएलआर है, ठीक है, याद कीजिएगा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात जरूर याद रखना है कि अगर सीआरआर को बढ़ाएंगे, ठीक है, सीआरआर अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है भाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, ठीक है, पढ़ भी लीजिएगा, आप लोगों को मैंने बता रखा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। और अगर सीआरआर को घटाएगा तो कौन क्या कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब बहुत ज्यादा पैसा हो गया, बहुत ज्यादा पैसा हो गया इकोनॉमी में, तो सीआर मतलब ज्यादा पैसा बैंकों को रखना पड़ रहा है भाई अब, तो इसका मतलब इकोनॉमी से पैसा निकल जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। सेम उसी तरीके से अगर एसएलआर बढ़ाएगा, ठीक है, तो क्या कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। बस ये याद रखिएगा, सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा, एसएलआर बढ़ेगा तो क्या होगा, सीआरआर घटेगा तो क्या होगा, और एसएलआर घटेगा तो क्या होगा, एक तरीके से डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। क्यों, क्योंकि और ज्यादा पैसा जो होगा वो लोन के रूप में बांट पाएगा कौन, बैंक, ठीक है, अपने पास कम रखेगा, है कि नहीं। तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट है मार्जिनल मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब जैसे मान लो आपके पास एक घर है, ठीक है, अब घर घर को अपने आप कहाँ गए भाई, लोन देने के लिए, ठीक है, लोन लेने के लिए आप गए कहाँ पर, बैंक गए, ठीक है, आप वांट क्या कर रहे हैं, लोन, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। तो बैंक के थ्रू आपने होम लोन, ये आपका होम हो गया, तो आपको होम लोन चाहिए, कैसा लोन चाहिए, होम लोन चाहिए। अब होम लोन लेने कहाँ गए, बैंक के पास। अब मान लो कि इस बैंक का जो प्राइस है वो अभी प्रेजेंट प्राइस है 10 करोड़ रुपया, ठीक है, 10 करोड़। तो बैंक आपको 10 करोड़ रुपया लोन नहीं देगा, 10 करोड़ का 70%, 10 करोड़ का क्या दिया, 70% वो एक तरीके से लोन के रूप में दिया। मतलब कितना, 7 करोड़ रुपया वो जो लोन है वो दे दिया आपको। लोन ग्रांटेड, लोन कितना ग्रांट हुआ भाई, 7 करोड़ रुपया। मतलब उसने क्या करा, 3 करोड़ रुपया अपने पास मार्जिन रख लिया, मार्जिन रख लिया, ठीक है। मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी थी बैंक की, मतलब 30%। 30% का मतलब जो 30% मार्जिन रिक्वायरमेंट, मतलब 70% वो लोन दे सकता है, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब जितना बैंक अपने पास रखती है मार्जिन रिक्वायरमेंट के तौर पर, जो कि 3 करोड़ होता है। समझ में आ गया। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर टू द बोरोवर। कि कितना अमाउंट ऑफ लोन है, 7 करोड़ रुपया हुआ, और आपका वैल्यू कितना था, 10 करोड़। तो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो हम 3 करोड़ रुपया हो गया, तो 3 करोड़ उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। चलिए आई होप सो मनी और बैंकिंग में इतने कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उसको ध्यान से देखिएगा। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपको देखना ही देखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।